जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय वायुसेना और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। आप सबको पता ही है कि भारत इस समय मिसाइल के इंडिजनाइजेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और लगभग सारी मिसाइल को इंडिजनाइज करने और स्वदेशी तौर पर विकसित करने पर ही ध्यान दिया जा रहा है। और जब भी बात होती है एंटी रेडिएशन मिसाइल की, तो रुद्रम परिवार की मिसाइल इसमें सबसे ऊपर आती हैं। और अब इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक बड़े डिस्कशन में इन्वॉल्व हो चुकी हैं, जहां पर नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसको एनजी आर्म के नाम से भी हम पुकारते हैं, जिसका एक अलग नाम रुद्रम वन भी है, इसको लेकर डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स इंगेज्ड हैं। और माना जा रहा है डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कि आने वाले भविष्य में तकरीबन 200 की संख्या में इन मिसाइल के जो ऑर्डर हैं वो प्लेस किए जा सकते हैं। हालांकि नंबर्स को लेकर क्लियर अभी जानकारी नहीं है, ये एक अनुमान है। नंबर्स कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इतना पता है कि 200 किलोमीटर की जो ऑपरेशनल रेंज वाली मिसाइल्स हैं, इनको लेकर के दोनों के बीच में डिस्कशन काफ़ी इंटेंस है और बहुत जल्दी इस पर कोई बड़ी अपडेट आ सकती है। इन मिसाइल का भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने का सीधा मतलब ये है कि भारत अपने सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहांस करने पर ध्यान दे रहा है, जहां पर एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार सिस्टम या दूसरे जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं जो कि रेडिएशन को एमिट करते हैं, उनको टारगेट किया जाए और उन्हें पूरी तरीके से अंधा कर दिया जाए, ताकि भारतीय फाइटर जेट आराम से अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर सके। रुद्रम वन की बात करें तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे लिए एक ऐसा सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल स्टेप था जो कि एंटी रेडिएशन वेपन के क्षेत्र में था, और इसने रुद्रम 2 और रुद्रम 3 जैसी मिसाइल्स की आधारशिला रखी है। इसमें हमें रीच और प्रिसीजन दोनों मिलती है। जी हाँ, ये मिसाइल एक्सटेंडेड रीच हमें ऑफर करती है, एडवांस गाइडेंस ऑफर करती है और प्रोपल्शन सिस्टम इसको लॉन्ग रेंज भी ऑफर करता है, जिसका सीधा मतलब ये है कि ये मिसाइल आने वाले भविष्य में हमारे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस साबित हो सकती है। और इसीलिए अभी इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ के बीच में जो बातचीत है वो चल रही है। इस मिसाइल की दो ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो इसे काफ़ी खास बनाती हैं। पहला है मिसाइल का डुअल पल्स रॉकेट मोटर, जो कि थ्रस्ट को मल्टीपल फेजेस में फ्लाइट के जनरेट करने में मदद करता है, और ये बेटर एनर्जी मैनेजमेंट और हाई एंड गेम जो स्पीड है वो ऑफर करता है, और इससे मिसाइल की फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी बढ़ती है। वहीं इसका एक और जो क्रिटिकल फीचर है वो है डुअल मोड डुअल आरएफ सीकर आर्किटेक्चर, जहां पर मिसाइल एक पैसिव होमिंग हेड को एम्प्लॉय करती है, जो कि एनिमी के जो रेडार सिस्टम है उनसे जो निकलने वाली रेडार फ्रिक्वेंसी है उसको एमिशन को लिसन करती है, देखती है, और उसके तरफ जो अपना टारगेट है उसको एम करती है। और आने वाले जब टर्मिनल फेज आता है तो वहां पर इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मिलीमीटर वेव सीकर जो है वो यूज़ होता है, जो कि टर्मिनल फेज में एक्यूरेसी को मेंटेन करता है। यानी उस केस में अगर एनिमी ने अपने रेडार सिस्टम को शट डाउन भी कर दिया है, तब भी यह उसको रीलोकेट कर सकती है, उसको ट्रैक कर सकती है और उसको तबाह भी कर सकती है। तो आने वाले भविष्य में हम ये भी देखेंगे कि रुद्रम वन के जो ऑर्डर्स हैं ये तो दिए ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ रुद्रम 2 पे भी जो बातचीत है वो चल रही है। रुद्रम 2 के मल्टीपल टेस्ट आयोजित किए जा चुके हैं, कुछ फाइनल टेस्ट हैं जिनके बाद इस मिसाइल को भी प्रोडक्शन क्लियरेंस मिलेगी। और आपको बता दें, रुद्रम 2 के हमें दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। एक एंटी रेडिएशन मिसाइल वेरिएंट होगा, तो एक ग्राउंड स्ट्राइक वेरिएंट होगा, जहां पर अलग अलग पर्पज में हम इनको यूज कर पाएंगे। इंडियन एयरफोर्स का प्लान यही है कि सुखोई 30 MKI के साथ साथ तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और जो दूसरे मेन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है जिनमें राफेल भी शामिल है, उनमें भी इन मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाए, ताकि इनसे उनके जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो और किसी भी विषम परिस्थिति में भारत को ये एक एडवांटेजेस पोजीशन में रख पाएँ। इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्या आने वाले भविष्य में हमें कावेरी 2.0 इंजन प्रोग्राम से हाथ धुलना पड़ेगा? क्या ये प्रोग्राम कभी वास्तविकता के रूप को प्राप्त नहीं करेगा? हाल ही में एक ऐसा आर्टिकल सामने आया है जिसके बाद से डिफेंस गलियारे में हलचल मच गई है। दरअसल इस समय एक तरफ जहां कावेरी इंजन सर्टिफिकेशन का इंतजार पूरा देश कर रहा है, और इस सर्टिफिकेशन के बाद से कावेरी 2.0 की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा जग गई हैं, तो वहीं मीडिया संस्थान IDRW के द्वारा लिए गए एक इंटरव्यू में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक अधिकारी ने इस पर एक ही काफ़ी, आप कह सकते हैं, बेतुका या फिर काफ़ी सरप्राइजिंग जो इंटरव्यू है वो दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये दावे जहां पर किया जा रहा है कि 90 से लेकर 95 किलोन्यूटन क्लास का हम एक इंजन विकसित कर रहे हैं,
ये पूरी तरीके से इसको उन्होंने डिसमिस किया है। उन्होंने कहा कि तेजस मार्क 1A के फ्लीट को फिलहाल कोई भी नया इंजन मिलने नहीं वाला है। हम इसकी सर्विस लाइफ के एंड तक F404 IN-20 इंजन पे ही डिपेंडेंट रहेंगे, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में अगले 15 से 20 वर्षों में ये इंजन कंफर्टेबली सर्व करेंगे और इसमें कोई भी इंडिजिनस रिप्लेसमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि नवंबर 2025 में ही $1.08 बिलियन की लागत पे हमने 113 इंजन की डील को फाइनलाइज किया है, जो कि तेजस मार्क 1A के लिए है और इनकी डिलीवरी 2032 तक पूरी कर ली जाएगी। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल ने यह भी एम्फेसाइज किया कि अमेरिकन इंजन्स ने अपनी रिलायबिलिटी को प्रूव किया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम ये कह दें कि हम पैरेलली कोई इंजन विकसित कर रहे हैं तो ये प्रीमेच्योर और फाइनेंशियली अनजस्टिफाइबल होगा। और हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फिलहाल F404 ही एक ऐसा इंजन है जो कि तेजस मार्क 1A के लिए फिलहाल सफिशिएंट है। और जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि क्या हो अगर अमेरिका इस पे सपोर्ट बंद कर दे, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारा पैक्ट है जहां पर वो जब तक हमारे पास ये इंजन एक्टिव सर्विस में है वो इसमें किसी प्रकार का सपोर्ट पीछे नहीं खींचेंगे। यानी कि तेजस मार्क 1A में एक लंबे अरसे तक या यूँ कह लें 2035 से 40 तक अभी हमें सेम इंजन देखने को मिलने वाले हैं। आपको याद दिला दें कि अभी इस रिपोर्ट को ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया गया है, लेकिन अगर ये बात सच है तो ये काफ़ी बेतुका बयान है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका आने वाले भविष्य में इसे एज अ वेपन के तौर पर यूज़ कर सकता है। हमारे पूर्व वायुसेना के एयर मार्शल पागल नहीं है, डीआरडीओ के फॉर्मल साइंटिस्ट पागल नहीं है, जो इंडिजिनस इंजन को लेकर के लगातार समर्थन कहते रहते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ अपने इंटरव्यू में ये भी कही कि इन केस अगर 2035 या उसके बाद अमेरिका इसको सपोर्ट करना बंद भी कर देता है तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन होगा एक डी रेटेड 120 किलोन्यूटन का इंजन जो एमका के लिए विकसित किया गया है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा कावेरी डेरिवेट इंजन को हम ऑपरेट करके यूज़ कर सकते हैं, जहां पर इसके थ्रस्ट लेवल को बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर चीज़ें जितनी सामान्य लग रही हैं उतनी होने नहीं वाली हैं। फिलहाल हम तो यही आशा करते हैं कि इनका जो स्टेटमेंट सामने आया है ये वास्तविकता ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आप यकीन मानिए इंडियन एयरफोर्स एक ऐसे गड्ढे में फंसने वाली है जिससे निकलना हमारे लिए दूभर हो जाएगा। ऑलरेडी हम सब देख पा रहे हैं कि अमेरिका किस प्रकार से इंजन को लगातार जानबूझकर डिले कर रहा है ताकि भारत का प्रोग्राम प्रभावित हो। और जैसे ही अमेरिका को ये भनक लग जाती है कि हम पूरी तरीके से उस पर ही डिपेंडेंट हैं, तो आने वाले भविष्य में ये अलग अलग अपने हितों की पूर्ति के लिए हम पर दबाव बना सकता है। आप इस रिपोर्ट को किस प्रकार से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई एक ऐसे इंजन को बंद कर देना जो कि भविष्य में तेजस को एक स्ट्रेस फ्री लाइफ दे सकता है, उसको बंद कर देना हमारे लिए एक सही डिसीजन होगा? क्या अमेरिका पर ओवर डिपेंडेंसी करके हम एक बार फिर से कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही साथ आप ये भी बताएं क्या आप 90 से लेकर 95 किलोटन का जो कावेरी 2.0 है, इसके समर्थन में हैं या नहीं? तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।